काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। एमिनेंट केबल के ऑपरेटर बंधुओं को डीपीएल योजना के अंतर्गत सबसे अधिक प्रतिशत सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज करने पर किया गया सम्मानित। डेन प्रीमियर लीग योजना के तहत सबसे ज्यादा प्रतिशत में सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज कराने पर वाराणसी के लोकल केबल ऑपरेटर बंधुओं को डेन काशी कार्यालय में किया गया सम्मानित। इस दौरान एमिनेंट केबल नेटवर्क के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू ने सभी केबल ऑपरेटर बंधुओं की तारीफ की और सभी का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डेन नेटवर्क के महेंद्र उपाध्याय, सतीश राव, केबल ऑपरेटर राम कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह, अमित, राजेश त्रिपाठी, संजीव कुमार, प्रदीप गुप्ता, गौतम सिंह इत्यादि केबल ऑपरेटर बंधु उपस्थित रहे। सर, डेन प्रीमियर के बारे में कुछ बताइए। डेन कंपनी आज जो एक बिजनेस में केबल टीवी में नंबर 1 कंपनी हिंदुस्तान की है और काफ़ी पहले से शुरू से चली आ रही है और जो उसी के हमारे ऑपरेटर बंधु सभी लोग को बुलाया गया ऑफिस में और एक डेन प्रीमियम लीग के जो एक अवार्ड दिया जा रहा है उसी से संबंधित हमारे एक ऑपरेटर बंधु हैं रंजन जी और विनोद गुप्ता जी। इन लोग को डेन प्रीमियम लीग से सम्मानित किया गया और इनको अवार्ड दिया गया है। हम इन लोग को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से ये और बेहतर करें और जितने भी हमारे बनारस पूर्वांचल के सभी ऑपरेटर बंधु से हमारी एक निवेदन है और आग्रह है कि वो इसका आनंद और पूरी फ़ायदा उठाएं। सारा डिटेल इनके पोर्टल पे उपलब्ध है और इसमें तमाम अवार्ड और तमाम चीज़ें रखी गई हैं जो गाड़ियों से लेके और कुछ अच्छे पुरस्कारों से लेके सब इस पे रखा गया है और इसका एक अच्छा अगर मेहनत से करेंगे तो हमको लगता है कि हम लोग का पूर्वांचल नंबर 1 रहेगा और सारी चीज़ें यहीं पे आएंगी, यही मेरी उम्मीद है। ये जो डेन प्रीमियर लीग की तरफ से आपको सम्मान मिला है इसके बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम हम डेन कंपनी को और हमारे बनारस के जेबी महोदय जी दीनू जी को भी मैं धन्यवाद दूँगा कि इस प्रीमियर लीग को लागू करके हम ऑपरेटरों में और उपभोक्ताओं के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ाना है और हम लोग सहर्ष इस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए तैयार हैं और डेन द्वारा और जो ये लीग जारी किया गया है इसमें हम लोग चाहेंगे कि बनारस सर्वप्रथम रहे और आगे भी हम लोगों का पूरे बनारस के ऑपरेटरों का प्रयास रहेगा कि हम लोग जो नेशनल लेवल पे लीग खेला गया है इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमारा बनारस रहे। सर, डेन प्रीमियर लीग के बारे में बताइए। प्रीमियर लीग जो है बढ़िया कंपनी की तरफ से निकला है और जो है सबको अच्छा भी लग रहा है। ऑपरेटर बंधु लोग इसमें जो है अधिक से अधिक कर रहे हैं। के बारे में कुछ बताइए। ये स्कीम जो डेन कंपनी ने हम लोगों के लिए लाई है बहुत अच्छी स्कीम है। इसको अधिक से अधिक ऑपरेटर बंधु करें और इसका लाभ लें और हमारे बनारस के जेबी इसमें जो भी कमियां हों उसको दूर करें। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कैंट स्टेशन व विभिन्न स्थानों समेत कई थानों पर उन नारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन से सदैव देश का नाम ऊंचा किया है। इसी संदर्भ में कई सामाजिक संस्थाओं ने उन महिलाओं का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न थानों व स्थानों पर महिलाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह तथा खेलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विषय पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में कैंट रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने पर महिलाओं का सम्मान करते हुए रवि प्रकाश चतुर्वेदी, एडीआरएम एवं जीआरपी इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने रेलवे कैंट स्टेशन पर जितनी महिलाएं सफाई का कार्य करती हैं एवं जीआरपी थाने पर महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही नारी सशक्तिकरण के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में लोहता थाना परिसर में मिशन शक्ति और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया और युवा फाउंडेशन के तत्वावधान में एक कॉलेज के छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही वाराणसी के लक्सा थाना व दशाश्वमेध थाना अंतर्गत भी महिला दिवस पर स्थानीय महिलाओं को बुला करके महिला दिवस का कार्यक्रम किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने भी प्रधान डाकघर विश्वेश्वरगंज में महिला कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। मैं डॉक्टर ऋतु गर्ग। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं की सहायता एवं उनकी सुरक्षा के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। महिला सुरक्षा समिति का शुभारंभ आज किया है थाना लंका में और हम सब लोग उसके भागीदार बने हैं और बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार इतना कुछ कार्य कर रही है। महिलाएं बेहिचक आकर अपनी सारी समस्याएं यहाँ पर आकर डिस्कस कर सकती हैं। यहाँ जो प्रभारी हैं उनसे अपनी बातें शेयर कर सकती हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारी समस्त महिलाओं की। और चौकी बनी है ताकि महिलाओं से संबंधित जितने भी समस्या हैं उनका निवारण कर सकें। हम महिलाओं के पास थाना पुलिस चौकी के अलावा भी अपना घर का भी रहता है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने जो चौकी जिम्मेदारी है, लोगों की जो जिम्मेदारी हैं, उनका सही से निर्वहन करें। यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी और इसमें हमको जो भी संघर्ष करना रहेगा मैं उसको अपने दिल से करूँगी। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाने की महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कक्ष मंथन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मंथन कक्ष में आपदा से जुड़ी सारी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बनारस रेल इंजन कारखाने में बरेका की महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने फीता काटकर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कक्ष मंथन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल का कहना था कि यदि किसी प्रकार की आपदा बरेका पर आती है तो हमारे पास एम्बुलेंस ब्रिगेड आरपीएफ है, वॉलंटियर हैं और सभी लोग ट्रेंड हैं, एक दूसरे को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। मंथन कक्ष बनाने का हमारा उद्देश्य था कि यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रशिक्षित किया जा सके। आग लगने पर क्या करना है, मास्क कैसे पहना जाए, सेफ्टी किट का कैसे प्रयोग किया जाए, आपदा नियंत्रित कैसे किया जाए, उसके बारे में मंथन कक्ष में जानकारी देना एवं प्रशिक्षित करना है। हमारा बरेका इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे यहाँ फ्यूल होते हैं, ल्यूब्रिकेनस होते हैं, बिजली का काम होता है, इसीलिए हमारे वर्कर को भी समय समय पर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसके लिए मंथन कक्ष का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल का विश्व महिला दिवस पर यह कहना था कि महिला किसी से कम नहीं है, महिला हर चुनौती के लिए आज तैयार है। जैसे आपको ज्ञात होगा 50th नेशनल रेलवे सेफ्टी वीक एंड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। हम लोग बरेका हैं तो हम लोग इसने रेलवे वीक के तौर पे बनाया है। किसी भी किस्म की संकट आए बरेका के ऊपर तो हमारे अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे पास सेंट जॉन्स एम्बुलेंस है, आरपीएफ है, वॉलंटियर्स हैं, ट्रेन लोग हैं, वो सारे लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो मंथन का पर्पस ये था कि एक ऐसा कक्ष बन जाए जहाँ पे एकाग्रित करके लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता है, मास्क कैसे पहना जाता है, सेफ्टी इक्विपमेंट का कैसे प्रयोग किया जाता है, किस किस्म की आपदा आएगी और उसमें क्या क्या करना है। हमारे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे यहाँ फ्यूल होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, बिजली का काम होता है, इसलिए हमारे वर्कर्स को भी ट्रेनिंग समय समय पर देनी पड़ती है। उसके लिए ये मंथन का जो कक्ष है वो बहुत ही काम में आएगा। मैं सबसे पहले तो सारी महिलाओं को मुबारकबाद देना चाहूँगी और बस एक दूसरे फंक्शन की ओर हम जा ही रहे हैं महिला दिवस के लिए, बट आप लोगों के लिए यही संदेश है कि महिला हर किस्म से किसी भी चुनौती को तैयार है और बस उसको अपना आत्मसम्मान चाहिए और उसको अपनी जो अंदर की शक्ति है उसे पहचानने की ज़रूरत है। अदरवाइज महिला किसी भी रूप से किसी के कम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर हौसलों में जान हो तो किसी भी ऊंचाई तक उड़ान भरी जा सकती है। इसी का जीता जागता उदाहरण वाराणसी में देखने को मिला। गरीबी के संघर्ष से लड़कर वाराणसी की शूटर पूजा वर्मा ने 43वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। यूपी के नोएडा में आयोजित इस चैंपियनशिप में पूजा ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। 50 मीटर राइफल प्रोन शूटिंग और 3 पोजीशन में प्रथम स्थान पाकर यूपी में महिला निशानेबाजी में श्रेष्ठ खिताब पूजा वर्मा ने अपने नाम कर लिया। पूजा का सपना है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करें। इस दौरान पूजा ने बताया कि शूटर बनने के लिए उन्होंने किराए के राइफल से प्रैक्टिस शुरू की थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए पूजा अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर घर जा करके लोगों को मेहंदी भी लगाती थी। इसके अलावा पूजा महिलाओं को स्कूटी भी सिखा
खाती थीं। बिटिया की मेहनत और लगन देख उनके माता पिता ने भी लोगों से कर्ज लेकर उन्हें प्रैक्टिस के लिए राइफल दिलाया। वाराणसी के भेलूपुर की रहने वाली पूजा वर्मा की सारी गृहस्थी 100 स्क्वायर फीट के कमरे में बसी है। इसी छोटे से कमरे में वो अपने माता पिता और भाई के साथ रहती हैं। घर में जगह की परेशानी है, इसीलिए पूजा का भाई घर के बजाय दफ्तर में ही सोता है। पूजा वर्मा के पिता पेशे से ड्राइवर हैं और उनकी मां घर जाकर खाना बनाने का काम करती हैं। बेटी की सफलता पर आज माँ बाप को गर्व है। गरीब माता पिता को उम्मीद है कि बिटिया एक दिन शूटिंग में ओलंपिक में खेलकर देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लाएगी। गोल्ड मेडल जीतकर शूटर पूजा जब वाराणसी पहुंची तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत भी किया गया। और 2017 से मैं पूजा के साथ ही हूँ शूटिंग में। उसको शूटिंग में जितना भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। और अभी तो स्टेट मेडल वो कई बार ला चुकी है। वो इंडिया टीम के ट्रायल भी दी है 2 बार, फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से आगे नहीं कंटिन्यू हो पाया। अभी इस साल फिर से उसी स्रोत में आगे बढ़ते हुए। दादा तो, कोच है उसके। हाँ, और कोच को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब अपना स्टूडेंट जो है मेडल मारते हैं, तब वो लगता है कोच को। खुशी का पल बताइए, वो क्या था खुशी का पल? उस समय खुशी का पल हम बता तो नहीं सकते हैं। हम जब उसको मेडल डैश में पड़े, मेडल पहनी वो, हम वहाँ से ऑडिटोरियम से बाहर चले गए, क्योंकि स्टूडेंट के सामने रो देना अच्छी बात नहीं है। तो हम वॉशरूम में चले गए थे, वहाँ जाकर रो के मुँह धो के फिर वापस आए। तो इतना ही बता सकते। आपका नाम? सावित्री। बिटिया गोल्ड मेडल लाई है। गोल्ड मेडल है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। सबकी बेटी बढ़े आगे। जब सुनी आपकी हमें बहुत खुशी, बहुत कैसे पता लगा आपको कि बिटिया? बेटी हमारी फोन की थी हमें, बोली मम्मी हम गोल्ड मेडल पाए हैं। क्या कर रही थी उस समय? उस समय हम ड्यूटी पर थे, खाना बना रहे थे। खाना बना रही थी तो कितना खुशी हुई? बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। करती क्या है ऐसे आप? ऐसे खाना बनाते हैं। हमें 17 साल हो गया काम करते, जहाँ खाना बना 17 साल हो गया। कभी ये भी दिक्कत आई, क्योंकि बिटिया जो कर रही है वो बड़ा महंगा सौदा है। बहुत दिक्कत उतार चढ़ाव भैया बहुत आया, लेकिन परिश्रम अपना नहीं छोड़े, हिम्मत नहीं छोड़े। बेटी भी हमारी हिम्मत नहीं छोड़ी। बेटी भी स्कूटी सिखाती थी, मेहंदी लगाती थी घर घर में। खाली हम राइफल दिलवाए थे और सब अपना काम करती थी अपने मेहनत से। ये कौन सा गेम था आपका, क्या कहते हैं इसको? ये 43 यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप था, एट नोएडा में हुआ था। और इसमें हमारा 2 इवेंट था, जिसमें 200 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे पूरे उत्तर प्रदेश में। और दोनों मैच में मुझे गोल्ड लगा है। एक 3 पोजीशन होता है, जिसमें बैठ के पहले करते हैं, फिर लेट के करते हैं, फिर खड़े होके करते हैं। इसको 3 पोजीशन करते हैं। और एक मैच था मेरा प्रोन पोजीशन का, जिसमें सिर्फ लेट के ही करते हैं। और दोनों मैच मेरा 60 गोली का हुआ, और प्लस उसमें साइटर मिलता है। साइटर इसलिए मिलता है कि हम अपना वेपन और उस रेंज को समझ सके, उसके लिए हम लोगों को अनलिमिटेड शॉट मिलता है साइटर में, कि वेपन सेट हो जाए। उसके बाद हम लोगों का मैच होता है, जो प्रोन का मैच होता है वो 50 मिनट्स का होता है, 50 मिनट में पूरा मैच ख़त्म करना होता है। और जो 3P का मैच होता है उसमें हम लोगों को 1.5 घंटा मिला था। और ये सिर्फ स्टेट लेवल का है। नेशनल में हम लोगों को 3P के लिए 3.5 से 4 घंटे दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें गोली ज़्यादा चलानी पड़ती है, 120 गोली। और प्रोन का सेम टाइमिंग है 50 मिनट, उसमें 60 ही गोली चलाना पड़ता है, प्लस साइटर मिलता है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने पंत प्रशासनिक भवन के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल छात्रों ने हॉस्टल में सुविधा न दिए जाने और मेस में सही खाना न दिए जाने के साथ ही विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा हर प्रकार का शुल्क लिया जाता है, लेकिन शुल्क के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। छात्रों की माने तो मेस में सही से खाना नहीं दिया जाता है और न ही हॉस्टल के रूम रहने लायक हैं। जब इसकी शिकायत वार्डन से की जाती है और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से की जाती है तो केवल आश्वासन मिलता है। साल दर साल हॉस्टल का शुल्क बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर विश्वविद्यालय की तरफ से केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि कोविड-19 की वजह से इस बार 4 महीने के लिए ही हॉस्टल अलॉट किया गया है, लेकिन शुल्क पूरा लिया गया है। ज्यादातर छात्र शुल्क देने में असमर्थ हैं और जिन छात्रों ने हॉस्टल का पूरा शुल्क दे दिया है उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसे लेकर के छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। मेरा नाम शशि शेखर सिंह है। मैं विश्वविद्यालय में BA पत्रकारिता 3य वर्ष का छात्र हूँ। देखिए, लगातार जब से हॉस्टल आवंटित हुआ है तब से यहाँ लड़कों की मेस की मांग थी, उस पर कुछ नहीं हुआ।
इन लोगों ने 4 महीने के लिए हॉस्टल आवंटित किया, उसका फीस 6,000 कर दिया। पिछले साल 9 महीने के लिए हॉस्टल अलॉट हुआ था तो उसका फीस भी 6,000 था। इस वर्ष भी फीस 6,000, जो कहीं से किन्हीं मानकों पे खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि अगर हॉस्टल 4 महीने का आवंटित है तो उसका फीस भी उतना ही होना चाहिए, दरें कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक आम छात्र यहाँ जो किसानी करने वाला छात्र है वो कैसे इतनी फीसें, इनकी मनमानी फीसें देगा, और देगा भी तो वो तभी देगा जब वो फीसें जायज़ होंगी। ये जो जायज़ फीस नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं कि पिछले साल जो फीस 650 रुपये महीने थी, कि 650 रुपये महीने की दर से 6,000 रुपये 9 महीने के लिए चार्ज किया गया था, वो आज 4 महीने के लिए 6,000 कैसे है। हम लोग की बस एक मांग है कि फीस वापस किया जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि विद्यार्थियों की परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसीलिए मेस आवंटित किया जाए। क्योंकि मेस अभी तक 3 महीने से ये लोग सोच ही कर रहे हैं, विचार ही कर रहे हैं कि मेस चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, और यहाँ 4 महीना और बस बचा है, 3 महीना, जिसके बाद ये सत्र समाप्त होने वाला है। सत्र समाप्ति की ओर है, लेकिन मेस पे अभी भी इनका विचार चल ही रहा है। सुप्रसिद्ध रिकॉर्डिस्ट और संगीतकार संजय रावत पंपी के आकस्मिक निधन के कारण कलाकारों और समाज सेवियों के द्वारा दशाश्वमेध घाट पर उनकी आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने मृत आत्मा की शांति हेतु कामना की। इस दौरान गंगा घाट पर लोगों ने मोमबत्ती जला करके पुष्पांजलि देते हुए शोक व्यक्त किया। सुप्रसिद्ध रिकॉर्डिस्ट और संगीतकार संजय रावत के आकस्मिक निधन के कारण कलाकारों और समाज सेवियों में शोक व्याप्त है। इसी कड़ी में सभी कलाकारों और समाज सेवियों ने दशाश्वमेध घाट पर मृतक संगीतकार की आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रख करके लोगों ने मृत आत्मा की शांति हेतु कामना भी की। गंगा तट पर लोगों ने मोमबत्ती जला करके पुष्पांजलि देते हुए शोक व्यक्त किया। इस दौरान डॉक्टर अमलेश शुक्ला, गीतकार कन्हैया दुबे केडी, विश्वनाथ जायसवाल, गोविंद गोपाल इत्यादि लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं लोक गायक गोविंद गोपाल, और आज दशाश्वमेध घाट पर महान संगीतकार रिकॉर्डिस्ट श्री संजय रावत पंपी जी का ये शोक सभा आयोजित हम कलाकारों के द्वारा यहाँ रखा गया। ये संजय रावत पंपी जी हम कलाकारों के या काशी के संगीत जगत के रीढ़ थे, स्तंभ थे। आज हमारे वाराणसी ने पूर्वांचल में एक ऐसे जो टेक्निकल हैंड और टेक्निकल माइंड के लिए जाने जाते थे, संजय रावत पंपी जी, जो ये संगीत के क्षेत्र में उनको इतना गॉड गिफ्टेड वरदान था कि प्रोजेक्ट को किस तरह से अच्छा बनाना, लोगों के बीच में, चाहे लोक संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, सुगम संगीत हो, हर फील्ड के हर विधा की चीज़ को वो बड़े ही अच्छे से बना करके लोगों के बीच देते थे कि और कितने उपक्रम में कैसे आपका प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। उसको उनके अंदर क्या संगीत की भावना भी थी और जो टेक्निकल माइंड था, दोनों इतना अच्छा था कि पूर्वांचल नहीं, भोजपुरी जगत के और तमाम ऐसे ऐसे कलाकार सुदूर प्रांतों से चल करके आते थे और अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ कराते थे। और मैं कंप्यूटर से मैं बहुत छोटी थी, मैं करीब 7-8 साल की थी, तब से मैं उनसे जुड़ी हूँ। मेरे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, मुझे आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वाराणसी में समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम गोपाल पुरी के निर्देश पर किसानों के समर्थन में आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर मजदूर सभा के उपवास का कार्यक्रम लंका BHU रोड पर किया गया। समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम गोपाल पुरी के निर्देश पर महानगर अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य की अध्यक्षता में विजय मौर्य डब्ल्यू के संरक्षण में किसानों के समर्थन में 100 दिन आंदोलन के पूरे होने पर मजदूर सभा का उपवास कार्यक्रम लंका BHU रोड पर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य डब्ल्यू, महानगर अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं विजय मौर्य डब्ल्यू, महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम? आज मजदूर सभा समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के नेतृत्व में और महानगर अध्यक्ष मजदूर सभा समाजवादी पार्टी के जितेंद्र मौर्य जी महानगर अध्यक्ष एवं शंकर शरण यादव जी महानगर महासचिव के नेतृत्व में आज यह जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, लगातार हत्या, लूट, डकैती चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज किसान जिस प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी मजदूर सभा की तरफ से महानगर वाराणसी
में आज मौन व्रत एवं उपवास का रखकर हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। अगर इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किसानों का, युवाओं का और बेरोजगारों का और युवतियों का, लड़कियों का, औरतों का इस तरह से शोषण होता रहा तो समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के साथ मिलके सड़क पे इससे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी। मैं जितेंद्र मौर्य, महानगर अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा। इस प्रकार का आज विरोध किया। आज हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राम गोपाल पुरी के निर्देशानुसार आज हम लोग किसानों के जो आंदोलन है 100 दिन पूरे होने पे और 200 किसानों की जो निर्मम तरीके से उनकी मौत हो गई, उसके उपवास रखे हुए पूरे दिन का। पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए बंगाल भाजपा के नेता ने काशी में रुद्राभिषेक एवं हवन पूजन किया। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार समिति के राष्ट्रीय महासचिव देव कुमार चटर्जी ने अस्सी स्थित प्रसिद्ध विसिद्धेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन कर महादेव से बंगाल में पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांगा। आचार्य पंडित चंदन तिवारी के आचार्यत्व में 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा सिद्धेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक षोडशोपचार विधि से किया गया। उसके बाद हवन कर भाजपा की जीत की कामना की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता एवं बौद्धिक संस्था पॉलिसी रूट रिसर्च फाउंडेशन के बंगाल के प्रदेश समन्वयक देव कुमार चटर्जी ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के 10 साल के कुशासन से अब उब चुकी है। आगामी 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। इसके लिए काशी में देवताओं का आशीर्वाद आवश्यक है। एक दिन के दौरे पर वाराणसी आए भाजपा नेता ने पॉलिसी रूट की भी बैठक में भाग लिया। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं देव कुमार चटर्जी, बीजेपी लीडर वेस्ट बंगाल का। आज आपने कहाँ पे और किस लिए अनुष्ठान किया, क्या मकसद है? आज मैं वाराणसी में हूँ, सिद्धेश्वर बाबा को मंदिर में हूँ। एक्चुअली आज 10 साल से बंगाल में कुशासन चालू है ममता बनर्जी नेतृत्व में। वो जो टीएमसी लीडर है ममता बनर्जी एंड वेस्ट बंगाल में जो लीडिंग दल है टीएमसी, वो ठीक नहीं है। उधर सिस्टम ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, काट मनी है। हम लोग इसका अवसान चाहिए, इसका ख़त्म होना चाहिए। आज सारा देश नरेंद्र मोदी के फॉलोअप कराए। हम लोग चाहिए बंगाल में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक अच्छा गवर्नमेंट बन आ जाए एंड बंगाल का जो पब्लिक है वो शांति से रहेगा, ठीक से रहेगा। इसीलिए आज आपने यहाँ पे पूजा अनुष्ठान किया। पूजा दिया था। क्या लगता है बीजेपी जो फिर आएगी या नहीं? बंगाल में बिल्कुल बीजेपी आएगा। हम लोग 200 के ज़्यादा सीट मिलूंगा। आपको बता दें कि लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ हो रही अनदेखी और मानदेय नहीं बढ़ाए जाने से नाराज सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर के शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी की महिलाओं का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां देश महिलाओं को सम्मानित करेगा, तो वहीं दूसरी ओर हम दिखाएंगे कि महिलाओं के साथ किस तरीके से अनदेखी की जा रही है। इस दौरान आंगनबाड़ी की महिलाओं का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां देश महिलाओं को सम्मानित करेगा, तो वहीं हम दिखाएंगे कि हम महिलाओं के साथ किस तरीके से अनदेखी की जाती है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बात नहीं सुनी गई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे अधिकार हमारे आपका। अपना नाम बताइए। अपना परिचय दीजिए। रानी मिश्रा। यहाँ किस लिए धरने बैठी है? जी, मैं धरने पे इसलिए बैठी हूँ कि हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के हमारी आंगनबाड़ी बहनों की एक सेवा नियमावली बनाए जो आज तक नहीं बन पाई है। उसके आधार पे पहले तो हम विरोध करना चाहते हैं इस बात का कि 50 वर्ष आयु होने पे ही इन्हें जो है घर बैठा दिया जाता है। इसके मैं खिलाफ जो हूँ, पूरी तरीके से मैं खिलाफत करती हूँ इसका। और इनका भी जो है 60 वर्ष तक कम से कम कार्य करने का जो है 60-62 वर्ष तक इनको कार्य करने दिया जाए और सरकार जो है एक नियमावली बना करके इनको जो है पेंशन भत्ता सब प्रदान करे।
हम कार्यकर्ती सिंधुगिरी ब्लॉक अध्यक्ष पिंडराम। आज किस प्रकार धरने बैठी हैं आप? सर हम लोग आज यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम लोग काफ़ी दिनों से जो हम लोगों से वादा किया गया था कि हम लोग आपकी मानदेय बढ़ाई जाएगी, अच्छे दिन आपके आएंगे, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय धरना के लिए बैठे हुए हैं और हमारी मांगें नहीं पूरी की जा रही है और कल भी हम लोग इससे ज़्यादा संख्या में उपस्थित होंगे। सबसे बड़ी मुख्य बात यहाँ पर यह है कि हम आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ा, 5500 में हम लोग जो कि इस समय कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, इससे हमारे बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हम कुपोषण कहाँ से दूर करेंगे जब हम खुद कुपोषित रहेंगे। अनुज्ञप्ति विभाग प्रवर्तन दल प्रांतीय रक्षा दल के संयुक्त तत्वावधान में बियर व शराब की दुकानों के लाइसेंस को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन स्थित पेट्रोल पंप के पास बियर की दुकान पर अनुज्ञप्ति विभाग ने छापा मारा। अनुज्ञप्ति विभाग प्रवर्तन दल प्रांतीय रक्षा दल के संयुक्त तत्वावधान में बियर शराब के दुकानों के लाइसेंस को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मैदागिन स्थित पेट्रोल पंप के पास बियर की दुकान पर अनुज्ञप्ति विभाग ने छापा मारकर लाइसेंस चेक किया। वहीं बियर की दुकान का लाइसेंस शुल्क जमा न होने पर विभागीय कार्यवाही भी की गई। इसी कड़ी में अनुज्ञप्ति विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही करते हुए विश्वेश्वरगंज व मैदागिन स्थित शराब बियर की दुकानों से कुल 76,000 रुपए अनुज्ञा शुल्क के रूप में वसूला गया। वहीं अनुज्ञप्ति लिपिक सुशील सिंह रघुवंशी ने बताया कि पिछले 10 दिनों से इस अभियान के तहत अब तक अनुज्ञप्ति विभाग द्वारा 20 लाख रुपए अनुज्ञा शुल्क के रूप में वसूला जा चुका है। अपना परिचय बताएं। सुशील कुमार सिंह, लिपिक अनुज्ञप्ति विभाग। किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और क्या कार्रवाई हो रही है? ऐसा है कि ये इनको दारू के दुकान के लिए इनको सालिना इंग्लिश वाइन का 24,000 शुल्क है और बियर शॉप का 12,000 है और देसी का 12,000 शुल्क है। अभी तक इन लोगों को कई बार नोटिस दिया गया लेकिन अभी तक ये लोग पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग प्रवर्तन दल के साथ, प्रवर्तन दल के हमारे कैप्टन जयमुरत जी हैं, ये लोग के साथ मिल करके हम लोग अभियान चला रहे हैं जिसमें कि करीब करीब 20 लाख रुपए के लमसम वसूली हो चुकी है। अभी तक आगे कार्रवाई हम लोग की चलती रहेगी। अभी हम लोग विशेश्वरगंज, उसके बाद मछोदरी, पीली कोठी होते हुए तो निकला जाएगा। कुल कितनी दुकानों से 20 लाख तक की जो अभी तक टोटल दुकानों का करीब 90 दुकान का हम लोग 20 लाख वसूल दिए। आज के अभियान में? आज के अभियान में तो अभी मात्र 35125 मतलब कि आपका हो गया 76,000 रुपया अभी तक जमा हुआ है। आज के अभियान में 76,000 रुपये? 76,000 अभी तक है। पेनाल्टी? नहीं, शुल्क है। शुल्क है, लाइसेंस शुल्क। लाइसेंस शुल्क आप लिया आपने? जी। तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने शुल्क जमा किया था? नहीं किया? नहीं, ये लोग अभी तक शुल्क नहीं जमा किए थे। दिलीप जायसवाल की दुकानें हैं, इनको अगले साल भी कहा गया लेकिन इनके ऊपर कोई अभी तक जू नहीं रेग रहा है। विभागीय कार्रवाई क्या होगी? विभागीय कार्रवाई तुरंत अगर नहीं जमा करेंगे तो सील कर दिया जाएगा दुकान। एक न्यूज चैनल के लाइव शो में दिनेश लाल यादव द्वारा पशुपालन से संबंधित एक टिप्पणी की गई थी जिससे आक्रोशित होकर गोवर्धन पूजन समिति द्वारा दिनेश लाल यादव के लिए लहुराबीर स्थित आजाद पार्क में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। एक टीवी कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेता एवं भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा था कि वो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद भैंस चराएंगे। इस बात से आक्रोशित होकर यादव समाज ने दिनेश लाल यादव निरहुआ की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए लहुराबीर स्थित आजाद पार्क में बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन कराया और भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर दिनेश लाल यादव को सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रदक्षिणा पदे पदे सब लोग जयकारा लगाएंगे, बोलिएगा धर्म की, धर्म का। किसानी जी, आज किस तरह के यज्ञ आपने किया? देखिए, राजनीतिक स्वार्थ और पद लोलुपता के लालच में जातियों को बदनाम करने का एक कार्य सार्वजनिक मंच से हो रहा है। इसी क्रम में अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ, उन्होंने एक पार्टी विशेष से एक जाति को जोड़ते हुए एक अपमानजनक शब्द युक्त गाना गाया और यही नहीं, उन्होंने अपने वक्तव्य में भी एक पार्टी विशेष के साथ अन्य सभी जातियों के साथ साथ खासकर यादव समाज को अपमानित करने का कार्य किया। आज इस
इस क्रम में आज हमने एक शुद्धि बुद्धि यज्ञ आयोजित किया है यहाँ पर लोहरावीर पर, ताकि ईश्वर उनको बुद्धि दे। यादव समाज श्री कृष्ण का वंशज है और उनकी भावना के अनुरूप सदैव समाज के कल्याण की कार्य करता है और उसी क्रम में निरहुआ का ये कृत्य आया है, उन्होंने अक्षम्य कृत्य किया है जो। और मैं ये आज अपील करना चाहूँगी यादव समाज से कि उनके इस कृत्य के लिए उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने ये नीच हरकत की है, हम लोग अपील करते हैं कि सारा समाज उनका बहिष्कार करे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको बुद्धि दे और वो जिस तरीके का जो उन्होंने अपमान किया है वो उनसे क्षमा मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग विधिक कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ेंगे। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व बीजेपी सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज ने बताया कि देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में भारत के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो सकती है। भाजपा के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने बढ़ती आबादी को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए हर धर्म के लोगों को अब हम दो हमारे एक का फॉर्मूला अपनाना होगा। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए पूर्व सांसद ने कहा कि एक बच्चा सबसे अच्छा का अनुसरण करे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा कल मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ये सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सपनों को साकार करने में लगी है। इसके लिए संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, बाला साहब देवराज, सुदर्शन, रज्जू भैया, मोहन भागवत इत्यादि बधाई के पात्र हैं। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो राम की चैती गाने से उन्हें रोक दिया गया था। ये बात सत्य है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद जो कुकर्म किया देश के साथ, उसका परिणाम देश भुगत रहा है। ये काम यूपीए माने कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार, उस सरकार का काम है। उस सरकार ने भारत के लोगों के साथ में जो कुकर्म किया है उसको भारत की जनता भूल नहीं सकती। देखिए, भारत की जनता ये चाहती थी कि ये देश आज़ाद हो, लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी देश आज़ाद नहीं हुआ है। हम तो देश की आज़ादी उस दिन समझते हैं जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब मैं समझा कि देश आज़ाद हो रहा। हम देश की आज़ादी उस दिन मानते हैं जिस दिन 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ। हम तो देश की आज़ादी उस दिन को मानते हैं जिस दिन 3 तलाक समाप्त हुआ। हम तो देश की आज़ादी तब मानते हैं जब राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर बनने का निर्णय 9 नवंबर को आया। हम देश की आज़ादी तब समझते हैं। देश आज़ाद नहीं था, देश को कांग्रेसियों ने परतंत्र कर दिया था। परतंत्रता की बेड़ी में कांग्रेसियों ने देश को बांध दिया था। छुड़ाने का काम परतंत्रता की बेड़ी से किसी ने किया भारत में, तो उन्होंने मोदी जी ने किया। वाराणसी के रामनगर में द लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एक लॉन में आयोजित किया गया, जिसमें रामनगर के एडवोकेट राजकुमार यादव को अध्यक्ष व प्रशांत सिंह को महामंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में रामनगर के एडवोकेट राजकुमार यादव को अध्यक्ष व प्रशांत सिंह को महामंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया, जिन्हें सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट हरिशंकर सिंह तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक उपाध्याय ने पूरे रीति रिवाज के साथ शपथ ग्रहण कराया। आज ये प्रोजेक्ट में हरिशंकर सिंह एडवोकेट, एक चेयरमैन बार उत्तर प्रदेश, आज रामनगर में आने का प्रयोजन ये है कि हमारे अधोता बंधु लायर्स रामनगर का शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे भाई राम कुमार जी पदाधिकारी चुने गए हैं, उनके सम्मान में हम लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग को बुलाया गया और हमारी बात रामनगर की बहुत मजबूत है और नियमानुसार काम करती है। हमारे बनाया जिले में का बहुत सम्मान है, इसलिए आज हमारे दोनों बार के अध्यक्ष, मैं, हमारे जितने पूर्व पदाधिकारी सेंट्रल बार बनारस बार के हमारे आए हुए हैं। बताइए लक्ष्मीश्वर नाथ शर्मा जी, आज ये द लॉयर्स एसोसिएशन का क्या कार्यक्रम है मुरारी लाल में? आज जो है जी लॉयर्स एसोसिएशन रामनगर वाराणसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का जी शपथ ग्रहण समारोह है और
सेंटर बार और बनारस बार के और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह है। यह कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित है। आज शपथ ग्रहण समारोह है, तो ये किस बात के लिए, ये कोई इलेक्शन हुआ होगा तो ना? जी, यहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ पर सभी पदों पर चुनाव होता है और विजयी प्रत्याशी हमारे महामंत्री प्रशांत सिंह हमारे बगल में है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे पदाधिकारी आज यहाँ आएंगे और सभी लोगों का जोरदार और शानदार ढंग से स्वागत किया जाएगा।